इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस। कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत के बाद अब इजलास दोबारा बुलाने की बातचीत भी नजर आ रही है। गुज़िश्ता इजलास के बाद हुकूमत ने एलामिया जारी किया, लेकिन JUIF ने भी इस एलामिया की हिमायत से इनकार कर दिया। बानी तहरीक इंसाफ को पैरोल पर रहा करके इजलास में लाने का भी जिक्र हुआ है। तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी रहनुमाओं ने गुज़िश्ता इजलास से कबल बानी तहरीक इंसाफ से मुशावरत न होने पर तनकीद की थी और फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इजलास का बॉयकॉट कर दिया था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म से अपील है कि एक बार फिर कौमी सलामती पर इजलास बुलाएं। हुकूमत सियासी जमातों को कौमी सलामती अमूर पर यकजा करे, मुल्की वफाद में इज्तिमाई फैसले लेना होंगे। लेट्स वॉच बिलावल भुट्टो। बैरिस्टर अकील मलिक हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। बैरिस्टर साहब, कल बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से ये दरख्वास्त की है कि वो कौमी सलामती पर दोबारा इजलास बुलाएं। क्या इसके ऊपर हुकूमत गौर कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीहा साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल देखें, आई थिंक नीड ऑफ द आवर है कि यहाँ पे हमें कंसर्न शो करना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से और ओवरऑल एक सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से। इसी पहराए में जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है, पार्लिमानी कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी, वो कन्वीन की गई थी और इन कैमरा उसकी जो है वो ब्रीफिंग भी थी, और जिसमें PTI ने जो है जानते बूझते कि कितना ये एक सीरियस मामला है, मुल्क की सलामती का मामला है और बिलखुसूस उस सूबे से जुड़ा है अमंग्स अदर्स जहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत है, लेकिन बावजूद इसके कि इतना एक सीरियसनेस लेवल था कि ये ज्वाइन ही नहीं किया। पहले कहते रहे कि हम ज्वाइन करेंगे, आएंगे एंड सो सो फोर्थ। फिर 11th आवर पे उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं हम आएंगे। बाद में फिर थपकी भी मिली कि अच्छा किया आप नहीं गए, क्योंकि मुल्क की खातिर तो ये लोग आए नहीं है। बिल्कुल एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं कि नहीं, आके शोर भी मचाते हैं, काम भी नहीं करने देते, लेकिन अब जब कमेटीज में भी काम नहीं करने देते। ठीक है, नहीं, आई वाज गोइंग टू से कि सबने तनकीद की, हमने भी की उनके ऊपर, उनको आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आए। लेकिन अब जबकि हम जरा देख रहे हैं कि हालात क्या हैं, तो JUIF ने भी एलामिया को एंडोर्स नहीं किया। PTI अगेन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि वो KP में उनकी हुकूमत है। तो फॉर द गवर्नमेंट इट इज़ नाउ इम्पॉर्टेंट। तभी तो कह रहे हैं बिलावल भुट्टो भी कि मैं बात करता हूँ अपोजिशन से, लेकिन सबको साथ लेके चलें। तो तनकीद वाला फेज मेरा ख्याल से निकल गया है। नाउ व्हाट आर यू थिंकिंग कि हम इसको अवेल करें, इस अपॉर्चुनिटी को, बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर अपोजिशन को प्रॉपरली एंगेज करें? अब फरीहा साहिबा, आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म साहब का जब दौरा क्वेटा हुआ था, उसमें उन्होंने अंदिया दिया था कि ईद के बाद जो है वो शायद गालबन एक्सपेक्टेडली APC बुला सकते हैं, और APC बुलाने का अंदिया ज़रूर दिया था उन्होंने। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन अपने तई एक जो है कट करना चाह रही है इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर। हुकूमत ऑलरेडी जो है, पार्लियामेंट ऑलरेडी एक मीटिंग इस पर कन्वीन कर चुका है। बिलावल साहब कह रहे हैं कि इस पे एक और मीटिंग भी बुलाई जाए इसी पार्लिमानी कमेटी की और नेशनल सिक्योरिटी, जिसमें वो उनसे बात करेंगे और वो फिर आएंगे। आई थिंक ज़्यादा एप्ट ये होगा बजाय इसके कि हम APC में जाएं, फिर इस तमाम तर बहस में पड़ जाएं कि बुलाएं जी, थ्रू वीडियो लिंक आ जाएं या पैरोल पे आ जाएं। ये क्योंकि ख्वाहिशात फरमाइशें, तो ये प्रोग्राम तो चलता ही रहेगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैं बात करूंगा प्राइम मिनिस्टर से कि पैरोल पे बुला लें बानी PTI को, और उनसे कहूंगा बानी PTI से कि वो नाइट में माफी मांगे। मुझे नहीं लगता पैरोल पे, देखें पैरोल पे मुझे नहीं लगता। मैं जो होने वाली बात होती है वो कह सकता हूँ, जो पॉसिबिलिटी एक बन सकती है इस तमाम तर मामलात के ऊपर, वो थ्रू वीडियो लिंक हो सकती है, और वो भी इन कैमरा जो है APC के ऊपर। ये तो पार्लियामेंटेरियंस का जो है प्लेटफॉर्म है फरीहा साहिबा। पार्लिमानी कमेटी का मतलब ये नहीं है कि कोई नॉन पार्लियामेंटेरियन वहां पे आके बैठ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। वही लोग होते हैं जो बुज़रा हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं, वही बैठ सकते हैं। अब इसमें मुझे तो नहीं पता कि डिफ्रेंसिएशन है कि वेदर सिटिंग हो या नॉट सिटिंग हो, वेदर उनकी वो खुद पार्लियामेंट में ना हो और उनकी जमात पार्लियामेंट में हो। ये तमाम तर आई थिंक ये चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, देखने वाली हैं। वीडियो लिंक के ज़रिए ज़रूर जो है वो एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि पहले भी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में भी यही हुआ। अगर ये जिद रहनी ही है कि उनको बुलाएं, पहले तो जिद होनी नहीं चाहिए। आई थिंक
नेशनल सिक्योरिटी ट्रम्प्स ऑल, और मुल्क की जो सालमियत है, मुल्क की सिक्योरिटी है, उसमें कोई फरमाइश या ख्वाहिश या कोई जिद नहीं होनी चाहिए इस तमाम तर मामले पर। आई थिंक दिल बड़ा करना चाहिए इन तमाम तर इश्यूज़ के ऊपर। यहाँ पे आपने APC की बात की, फिलवक़्त तो ये काबीना के सामने कोई मामला नहीं रखा गया, नहीं आया, लेकिन काबीना के साथ साथ इत्तेहादियों के साथ भी हम बिल्कुल मुशावरत कर रहे हैं। अभी तो खैर वज़ीर आज़म साहब अभी आए हैं वापस और वो मीटिंग, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट है, आई थिंक आपने लास्ट प्रोग्राम में भी हमें कहा था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे ईद के बाद। सो इट लुक्स लाइक, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है। देखें, आज काबीना का जो मीटिंग एक्सपेक्टेडली थी, आज वो नहीं हो सकी। अब कल एक्सपेक्टेडली काबीना की मीटिंग है और उस पर फिर ज़ाहिरी बात है कि ये तमाम तर मामलात भी वज़ीर आज़म साहब तमाम तर जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनसे भी पूछेंगे कि उनकी क्या राय है इसमें। तो आई थिंक जो सिक्योरिटी के हवाले से मैं समझता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बिल्कुल राय आनी चाहिए। हम रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के और वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हु देन ऑफ कोर्स वील हैव टू गो बैक टू आवर कंस्टिट्यूएंसीज। हमें अपने हलकों इलाकों में वापस जाना है, हम जवाबदेह हैं। ये जो आपने बात की है वीडियो लिंक की, एंड आई नो यू विल नॉट से एनीथिंग अनलेस कि उसके ऊपर डिस्कशन हुई हो या उसकी कोई पॉसिबिलिटी हो। ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोग दे देंगे PTI को, और अगर उसके बाद वो नहीं आते तो फिर वाकई बॉल उन्हीं के कोर्ट में होगी। बट द क्वेश्चन इज कि वीडियो लिंक इस पे भी थोड़ी सी एक्सेप्शन, फरिया साहिबा, बिफोर यू गो इनटू योर क्वेश्चन, मैं इस पे जरा थोड़ा सा वजाहत कर दूं। इट हैज नॉट बीन डिस्कस्ड एट द गवर्नमेंट लेवल। दिस इज, आई मीन, अगेन माय पर्सनल टेक। गवर्नमेंट लेवल पे ये कोई डिस्कशन नहीं हुई किसी एंगल से, किसी स्टेज पे कि वीडियो लिंक हो, पैरोल हो, वटेवर। ये तो ख्वाहिशात का इजहार किया ना PTI की तरफ से। तो मैं जो वायबल एक सोल्यूशन निकल सकता है फॉर द नेशनल सिक्योरिटी और द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, मतलब जो कौमी मफाद में होगा, जो मुल्की सालमियत में होगा, क्योंकि हमें इकट्ठे होना है और वो कंसेंसस रीच करने के लिए क्या किस चीज पे। बट ऑन अ लाइटर नोट, ये ना हो कि बानी PTI फिर कह दें कि मैं नहीं बैठूंगा इन लोगों के साथ, वीडियो लिंक पर भी नहीं बैठूंगा, फिर क्या करेंगे? ये देखें, बात यह है कि पहले तो जो अलकाबात, जो बातें वो हमें कहते रहे, करते रहे, हमारी लीडरान को भी कहते रहे, हमारी पार्टी को भी कहते रहे, तो उस पर बिल्कुल उन्होंने कहा कि मैं कभी ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। परवेज़ इलाही के साथ भी तो बैठे ना, जिनको अलैलान वही कहते थे, दीगरों के साथ भी बैठे जिनको पता नहीं क्या क्या कहते थे, और अब आगे भी बैठने के ख्वाहिशमंद हैं जिनको कई और अलकाबात के साथ वो पुकारा करते थे। तो बात यह है कि आप सियासत में इस हद से ज़्यादा आगे ना चले जाएं कि आपको जब कौमी मफाद में, मुल्की मफाद में बैठना पड़े तो बिल्कुल आपकी जो है वो हालत ख़राब होना शुरू हो जाए। तो आई थिंक कि और कोई ऑप्शन नहीं है, उनको बैठना ही पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब को भी आना चाहिए फिर APC में अगर होती है तो। मैंने बिल्कुल ये कहा जी, मैं अभी भी अपनी उसी राय पे कायम हूँ। मेरी ये ज़ाती राय है। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ एक स्टेट्समैन है और बिल्कुल जिस तरह 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म वो रहे हैं, 2 दफ़ा का सक्सेसफुल एक कामयाब जो दोनों ऑपरेशंस किए, ज़रब-ए-असद फसाद और एटमी क़ुव्वत बनाया इस मुल्क के खुददाद पाकिस्तान को, तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़रूरी और सबसे अहमियत का कोई हामिल अगर कोई शख्सियत है तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की है। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम सेइंग दिस बिकॉज बेस्ड ऑन हिज CV, बेस्ड ऑन हिज एक्colades, बेस्ड ऑन हिज क्रेडेंशियल्स, और वो वाक़तन वो उनको जो है उनके पास ये हुनर है कि वो सियासतदानों को जोड़ सकें और एक पेज पे ले आएं। एंड आई थिंक उनके पास वो पेशेंस भी है कि वो आ जाएंगे उस APC में, एक पेज पे ला सकते हैं। एंड आई थिंक ही हैज दैट पेशेंस कि अगर बानी PTI भी हैं तो वो उस APC में आ जाएंगे नवाज शरीफ साहब। एंड आई थिंक ये बहुत ही लैंडमार्क हो जाए अगर ऐसा हो जाए। बट खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ से राब्ता पार्टी का उस तरह का नहीं है कि हम उनसे बातचीत कर सकें या उनसे सिचुएशन पर डिस्कस कर सकें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तबीयत दरख्वास्त की है मगर उनकी तबीयत ख़राब है, इसलिए मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अगले दिन फिर उनकी नवाज शरीफ साहब की आज़म नज़ीर तारड़ साहब से हो गई। आपको तो पता ही होगा अच्छी तरीके से मुलाकात। सो व्हाट्स गोइंग ऑन विद नवाज शरीफ साहब? इज़ ही अवेलेबल टू सर्टेन पीपल एंड नॉट टू एवरीवन, या तबीयत ही का इशू है, या अभी वो नहीं पार्टी के मामलात में इन्वॉल्व? व्हाट्स गोइंग ऑन?
देखें, अब इट्स टू डिफिकल्ट ऑफ अ क्वेश्चन टू एड्रेस, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस पे थोड़ी बहुत रोशनी डाल सकूं। अब यहाँ पे बिल्कुल लॉ साहब की, तार साहब की मुलाकात हुई उनसे, और सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं वो भी बलूचिस्तान से हैं और उनकी मुलाकात भी हुई। तो जाहिर बात है कि एक बलूचिस्तान का जो एक एलिमेंट है, या जिस उस हवाले से कि वहाँ पे जो भी सिचुएशन है, तो बिल्कुल मियाँ साहब ने वैसे ही वो वकला विंग के साथ, ये ज़बान ज़दे आम है, पता है कि वकला विंग का हमेशा से उन्होंने बड़ा एक प्यार की नज़र से देखा, बड़ा एहतराम किया, और बड़ी अच्छे अल्फाज में वो अभी भी वकला विंग को जो है वो बड़ी तारीफ़ करते हैं, जो पार्टी का वकला विंग है। और दीगर जो लॉयर्स हैं तो बड़ी अच्छी कदर की निगाह से वो देखते हैं। यहाँ पे बिल्कुल मैं तो प्रिवी नहीं हूँ इस कॉन्वर्सेशन का जो ख्वाहिश साहब की हुई, और उन्होंने ख्वाहिश साहब से जो है नहीं हो सकी उनकी मुलाकात। उन्होंने कहा मैं बताऊंगा आपको, फिर लॉमिस साहब की होगी। तो आई थिंक कि इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि किसकी मुलाकात होगी, किसकी मुलाकात नहीं हुई। अगेन मैं ये कहूँगा कि मियाँ साहब सिंस हिज रिटर्न आई ऑल्सो फील कि वो पार्टी के साथ जो है, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ, और मे बी यू नो वो अभी जो है ओवरऑल एक तमाम तर चीज़ों को देख रहे हैं। बट आई थिंक कि अब उन्होंने ईद के बाद जो है ख्वाजा साहब से नाराज तो नहीं है मियाँ साहब किसी बात पर? ख्वाजा आसिफ से कोई नाराजगी तो नहीं है? नहीं, नाराजगी किसी से नहीं है जी, नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, कोई किसी से कोई खफा नहीं है। मियाँ साहब ने वैसे जनरली आई थिंक ख्वाजा साहब इज क्वाइट राइट इन स्टेटिंग कि हेल्थ का उनका ऑन ऑफ रहता है, बिकॉज ऑफ एक एज फैक्टर भी है। जाहिर बात है, वैसे तो अल्लाह ताला उनको सेहत, वैसे एज फैक्टर लगता नहीं है। ही लुक्स गुड माशाल्लाह, जो वीडियो फुटेज आती है, ही लुक्स वेरी गुड इन दैट माशाल्लाह। ही लुक्स गुड जी, ही लुक्स गुड, बट एट द सेम टाइम वो अल्हम्दुलिल्लाह एट द सेम टाइम यू नो एज कैचेज अप विद यू। तो वो जिस तरह मैंने कहा कि मुल्क के 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म रहे हैं, वज़ीर आला भी रहे हैं, मुख्तलिफ उन्होंने दौर देखे हैं। ऑफकोर्स फिजिकली तो आपको पता है कि एज एक टाइम पे इंसान आता है तो फिर ऑब्वियसली उसका इफेक्ट तो But I'm pretty sure he's younger than President Donald Trump. But चले ठीक है, ये बात ही का। एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, वफाकी वज़ारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से सूबे में ज़ेर तालीम अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। वज़ारत दाखिला के KP हुकूमत को लिखे गए ख़त में ये कहा गया है कि ज़ेर तालीम अफगान तलबा की तफसील 27 मार्च तक इरसाल की जाए। पाकिस्तानी हुकूमत 31 मार्च तक गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को पाकिस्तान से वापस भेज रही है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला हुआ था। ताहिम लग ये रहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस मामले में शायद मुख्तलिफ ओपिनियन ना रखते हों। देखिए उन्होंने क्या कहा है। बैरिस्टर साहब, लेट्स वॉच दैट। सो क्या एग्जैक्टली पॉलिसी होगी इस हवाले से बैरिस्टर साहब हुकूमत की? देखिए, यहाँ पे हम तो इंगेज कर रहे हैं। आपने देखा कि सादिक खान साहब वहाँ पे गए थे, 2-3 रोज़ा दौरा था। आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब ने उनसे डिब्रीफिंग जो हुई है उनकी इस विज़िट के बाद, और बिल्कुल इंगेजमेंट की तो हमने बात की कि हम बिल्कुल इंगेज करेंगे। हम पहले भी इंगेज कर रहे थे, ये तो नहीं है कि हम पहले इंगेज नहीं कर रहे थे, लेकिन उस इंगेजमेंट के साथ साथ हम नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको 12 दफ़ा हम बता चुके हैं विद क्रेडिबल इंटेलिजेंस एंड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे आपकी सरजमीन इस्तेमाल होती है। हमारे मुल्क में जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं उसके हवाले से, और उसकी प्लानिंग होती है आपकी सरजमीन पे, आपकी टेरिटरी पे, और फिर उसको एग्जीक्यूशन जो की जाती है वो वहाँ के लोग आके जो है ये वहाँ के फैक्शंस या एलिमेंट्स जो हैं वो मुलव्वस होते हैं, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस तमाम तर सिचुएशन के ऊपर जो है उन्होंने बिल्कुल सुना, और जो इंखला की बात है अफ़गान रेफ्यूजीज़ की, यहाँ से वापस अफ़गानिस्तान उनको भेजना, बिल्कुल हमने इसको 3 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। पहली जो चीज़ है वो जो अफ़गान रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर जो है, अफ़गान सिटीज़न कार्ड जो जिनके पास है, वो 31 मार्च तक उनकी डेडलाइन है। दे विल हैव टू लीव बिकॉज दे आर दोज अफगान्स दैट आर नॉट रजिस्टर्ड विद UN। ना वो किसी रिपैट्रिएशन प्रोग्राम में है, ना कोई उनका कोई वो है, वो सिर्फ यहाँ पे हैं, और यहाँ पे वो बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स उनका वो जो स्टेटस है लीगल या ह्यूमैनिटेरियन उस तरह नहीं है, तो बिल्कुल हम उनको वापस भिजवा रहे हैं।
ये दूसरी कैटेगरी है जो POR कार्ड्स वाली है, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड, जो UN के किसी उस प्रोग्राम में है। बट यू नो द इंटायर UN सिस्टम्स राइट नाउ वो खुद सफ़र कर रहे हैं फंडिंग कट्स की वजह से, और वो कितने सालों से उन्होंने रेफ्यूजीज़ को यहाँ पर रखा है एज अ थर्ड सेफ कंट्री। तो वी कैन नॉट बी होस्टिंग रेफ्यूजीज फॉर मोर देन 2 decades, 3 decades, 4 decades, जब उनकी वो यहाँ पे मतलब उनका कोई लीगल स्टेटस भी नहीं है, एक रेफ्यूजी स्टेटस है। पर रेफ्यूजी स्टेटस कब तक हो? दुनिया के दीगर ममालिक हैं, उनके अपने प्रोग्राम्स हैं, वो रेफ्यूजीज को लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। रीलोकेशन प्रोग्राम में जो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, अफगान नेशनल्स, अफगान सिटीजन्स जो अमेरिका के रीलोकेशन प्रोग्राम में है, बरतानिया, यूरोप या दीगर ममालिक का जो एक रीलोकेशन प्रोग्राम है, जिसमें हमारे साथ उन ममालिक के जो लिस्ट हैं इन लोगों की वो शेयर हो रही हैं। लेकिन इस्लामाबाद और पिंडी की आउटर स्कर्ट्स में हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो रिजाइड ना करें। उनको भी एक टाइमलाइन मांग रहे हैं कि वो क्या टाइमलाइन देते हैं, सो दैट वी कैन एक्चुअली इंश्योर देयर सेफ पैसेज टू व्हाटएवर ऑनवर्ड कंट्री जिस अगले मुल्क उन्होंने जाना है। राइट, सो बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं, और ऐसे में इंटीरियर मिनिस्टर हमें इतने एक्टिव नहीं नजर आ रहे। हालांकि मैंने सुना है कि शायद दोबारा एक्टिव थोड़े थोड़े हुए हैं। एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग विद हिम? देखिए, आई हैव नो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, लेकिन वो मीटिंग्स शेयर कर रहे हैं और बिल्कुल वो मुलाकात कर रहे हैं, काम पे भी हैं बिल्कुल। ऑफ कोर्स वेदर फिजिकली दैट आई एम नॉट श्योर, बट ऑफ कोर्स वो जितना भी इन कंट्री वो तमाम तर मामला देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। सो परवेज़ खटक साहब या तला चौधरी साहब की मिनिस्ट्री में शमूलियत पे तो नहीं वो नाराज़ हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। वो देखें, इफ एनीथिंग इट्स विद हिज नॉड, जो है तलाल चौधरी साहब उनके जो है वो उस पर रिकमेंडेशन पे आए हैं, और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। फ्लोर को भी देखें और अदरवाइज मीडिया पे भी तो नुमाइंदगी तो हो रही है। अब आप कल को ये सवाल उठाएं कि लॉ मिनिस्टर अगर मीडिया पे नहीं आ रहे, तो मैं तो आ रहा हूँ, और मैं आई थिंक दैट्स एन एंटायरली डिफरेंट केस। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वी कैन सेफली से इट्स एन एंटायरली डिफरेंट केस। बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम एक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल बानी तहरीक इंसाफ से हफ्ते में 2 दिन मुलाकात की मशरूत इजाज़त दी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अदालत को यकीन दहानी करवाई कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुलाकात तो करेंगे, मगर उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे। इस यकीन दहानी पर शदीद तनकीद हो रही है। बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान ने भी अब इस फैसले पर तनकीद की है। ज़रा देखिए। इस वक्त पाकिस्तान को शदीद चैलेंजेस का सामना है, ख़ास तौर पर इंटीरियर मिनिस्ट्री इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में यकीनन है, मगर इंटीरियर मिनिस्टर उस तरीके से एक्टिव नज़र नहीं आ रहे, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ अर्से पहले फवाद चौधरी साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, और उन्होंने हमें बताया था कि इंटीरियर मिनिस्ट्री में परवेज़ खटक साहब भी शामिल होंगे। ज़रा देखिए। परवेज़ खटक साहब की जो कैबिनेट में अब आमद है, उसका अब देखते हैं कि उन्हें इंटीरियर मिलता है या नहीं मिलता, बिकॉज वो तो इंटीरियर के कैंडिडेट हैं। इंटीरियर में क्या मोहसिन नकवी साहब को हटा? एग्जैक्टली, वो मोहसिन नकवी साहब को, इज दैट अ पॉसिबिलिटी? आई डोंट नो। वो स्पेसिफिक टास्किंग है उनकी जिसके लिए वो आए हैं, और उसके लिए वो समझते हैं कि उन्हें इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो चाहिए। सो पीटीआई को कॉर्नर करना है खैबर पख्तूनख्वा में? आई डोंट नो, पीटीआई को या कॉर्नर करना है या फासला कम करना है, दोनों में से क्या टास्क उनको मिलता है आप देखते हैं। ईद के बाद अपोजिशन की तहरीक शुरू होगी, जिसमें मौलाना फजल रहमान की शमूलियत का भी इम्कान अब नजर आ रहा है। मौलाना फजल रहमान हालिया दिनों में मुफाहमत को मुस्तकिल तौर पर कायम रखने की ख्वाहिश का इजहार कर चुके। JUIF के सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि हम तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत को तहरीरी शक्ल में तय करना चाहते हैं। लेट्स वॉच कामरान मुर्तज़ा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तस्लीम किया है कि मौलाना फजल रहमान ने उनके साथ मामला तय करने की शर्त रखी थी, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं खुले दिल के साथ बैठने को तैयार हूँ। खबर यह है कि बानी PTI से भी जब ये इजहार किया गया था इस परेशानी का कि CM KPK का क्या रद्द-ए-अमल होगा, तो उन्होंने भी अश्योरेंस दी थी कि वो इस मामले में कोई इस कदर अहम नहीं है कि वो इसको रोक सकें आपस के अलायंस को। इसीलिए अब CM KPK क्या कह रहे हैं, ज़रा देखिए। अमेरिका में गैर मुल्की शहरियों के दाखिले पर पाबंदी लगने का इम्कान है, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी हो सकता है। इस हवाले से अब अमेरिकी हुकूमत ने वजाहत जारी की है। अमेरिकी वजारत ख़ारजा की जो उर्दू तर्जुमान हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तानियों पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। लेट्स वॉच इट। फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच चौधरी साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। चलिए, परवेज़ खटक साहब का आपने बताया कि इंटीरियर मिनिस्ट्री में आएंगे,
मोहसिन नकवी साहब के साथ ही अब ये रहेगा मामला या मोहसिन नकवी कहीं और जा सकते हैं? फ्रिया, अब तकरीबन एक हफ्ता हो गया है और मेरी इतलात के मुताबिक परवेज खट्टक साहब ने अभी जो है वो चार्ज नहीं लिया मिनिस्ट्री का। ना उन्होंने गाड़ी ली है, ना उन्होंने दफ्तर लिया है। वो इंतजार कर रहे हैं कि पहले जो कुछ मीटिंग्स हैं वो उनकी हो जाए और वो क्लियर हो जाए कि आखिर उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो फिर ही चार्ज जो है वो लेंगे। नकवी साहब के बारे में जो इतलात हैं वो यही हैं कि उनकी तबीयत सही नहीं है। वो 8-10 दिन शायद गालिबन जो है वो दुबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, इन्फेक्शन है उन्हें कुछ शदीद। उसके बाद वो आए, एक दिन के लिए आए और 2 दिन अब कहा जा रहा है कि वो दोबारा दुबई चले। सो इंटीरियर मिनिस्ट्री में जो क्योस है वो तो सामने ही है हमें और नजर आ ही रहा है। बट एट ए टाइम जबकि आपकी सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल कंसेंसस की कोशिश हो रही है, एक बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान में बलूचिस्तान में हुआ, इंटीरियर मिनिस्ट्री में ऐसे हो सकता है कि एब्सेंट हो मिनिस्टर? अभी लग तो यही रहा है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री हैज बिकम द मोस्ट इररिलेवेंट मिनिस्ट्री अभी तक के जो हालात हैं उनमें, क्योंकि कोई समझ नहीं आ रही कि उनका क्या रोल है क्या नहीं है। और दूसरी तरफ जो आपने कहा कंसेंसस की तरफ कोई खास मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत महसूस अभी तक हुई है कि कोई कंसेंसस क्रिएट करना है। क्योंकि देखिए, एक तो इसमें जो मामला है मेरे ख्याल में इंटरनेशनली पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि देखिए, BLA भी यूनाइटेड नेशंस की बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, TTP भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हमने ये देखा है कि जो ट्रीटमेंट है BLA की वो खसूसन यूरोपीय यूनियन में उसको डिफरेंट मिल रही है। और कोई शुबा ही नहीं है कि इंडिया बहुत एक्टिवली जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी इन्वॉल्व है BLA के लिए और उसके लीडरशिप के लिए, और उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को भी बहुत इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ जो हमारी जो इस वक्त प्रॉब्लम है, मैं आई कैन वेरी प्राउडली से, और प्रिया आप तो चूंकि आपको ये फायदा है कि आप बड़े अरसे से ये देख रही हैं गवर्नमेंट्स को, जब ये चेंज आ रही थी अफगानिस्तान के अंदर, आपने देखा था कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने कितना प्रोएक्टिवली हमने अपना जो काम है वो किया था। हमने डिजिटल मीडिया विंग क्रिएट किए, हमने भरपूर तरीके से मुकाबला किया। और दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है वो बहुत ही कमजोर है। और दूसरी बात फिर ये है कि देखिए, उसके ऑल्टरनेटिव में आपने कुछ भी नहीं बनाया। आपको पता ही नहीं है कि आप आखिर चाहते क्या है। एक दिन हम कहते हैं कि बहुत टेररिस्ट हैं, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, फिर असेंबली का इजलास होता है और देखिए BLA या जो भी लैंडस्केप पसंद है उनका क्या नैरेटिव है। वो कहते हैं हम पाकिस्तान के पॉपुलर नैरेटिव जो है वो हमारे साथ है। आप इमरान खान को और तहरीके इंसाफ को जब ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो है ही उधर, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उनका नैरेटिव स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने मुखालफों का नैरेटिव स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो अभी जो है, जो इजलास में भी हुआ, जो भी है, मैं ये देखता हूँ एक फोबिया है। जब तक इमरान खान फोबिया से आप बाहर नहीं निकलते और आप पाकिस्तान को एक रियासती जो हमारे मुफादात है उनको सोचने की तरफ जो है वो नहीं आते और हम सिर्फ एक फोबिया में फैसले करते हैं हमारी हुकूमत, तो फिर उसके ज़ाहिर रिपरकशंस हैं जो हमें नजर आ रहे हैं। और अब तक मुझे नहीं लगता कि हमने कंसेंसस बिल्ड करने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं की है। जो एक्टिविटी हमने की वो बुरी तरह नाकाम हुई। जिसमें बिलावल भुट्टो ने कहा है कि दोबारा बुला लें आप इजलास, एक और इजलास बुलाएं जिसमें अपोजिशन को भी शामिल करें, और मैं मदद करता हूँ ऑपोजिशन को बुलाने में। देखिए, फ्रिया इजलास का प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, कुछ रियलिटीज आपको तस्लीम करनी पड़ेंगी, एंड द वन बिग रियलिटी इज कि ये पार्लियामेंट के अवाम ने मुंतखब नहीं की। आपको APC बुलानी चाहिए जिसमें आप इमरान खान, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, जरदारी साहब, ये लोग इकट्ठे हों। अभी बैरिस्टर अकीम ने कहा हमारे प्रोग्राम में कि इट्स अ पॉसिबिलिटी कि वीडियो लिंक पर खान साहब को फिर शमूलियत मिल जाए। पैरोल पर तो वो नहीं आएंगे, लेकिन वीडियो लिंक पर पॉसिबिलिटी है कि वो शामिल हो जाएं APC में। चलें, वीडियो लिंक पे उनको बुलाएं, उनको सुने, उनको समझें। शाह महमूद कुरैशी इज अनदर पर्सन PTI में,
जिनको जरूर बुलाना और समझना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी का 7.5 साल वो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के, तो उनको बुला के समझना बड़ा जरूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों को बुला भी लें तो कोई क़यामत नहीं आ जानी, आपके इल्म में कोई इजाफा ही होगा। जाहिर है इमरान खान ने बहुत तवील अरसा जो है आपके सामने है, उन्होंने ये जो मामलात हैं पख्तूनख्वा के, अफगानिस्तान के, इमरान खान की पॉलिटिक्स का बड़ा फंडामेंटल पार्ट है वो, और शाह महमूद कुरैशी को बहुत समझ है इन मामलात की। देखो, एक तो अगर आप सोचें कि आपने रियलिटी से अलग अपनी रियलिटी क्रिएट करनी है, फिर कोई कुछ मदद नहीं कोई कर सकता। इसमें शाह खाकान अब्बासी का भी स्टेटमेंट देख लें, उन्होंने कहा है कि ऑपोजिशन को भी दिल बड़ा करना चाहिए, लेट्स नॉट मेक इट अबाउट बानी पीटीआई, वो आए या ना आए, आप तो शामिल हो, एक कंसेंसस बिल्ड करें। देखिए प्रिया, बात यह है पीटीआई तो एग्जिस्ट नहीं ना करती, आपने पीटीआई को खत्म कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की पार्टी में और पीटीआई में तो अभी कोई फर्क ही नहीं रह गया। ये जो लोग हैं सारे, ये जब आपने असद उमर को, परवेज खट्टक को, शाह महमूद कुरैशी को, मुझे, इमरान इस्माइल, अली जैदी, हम सब लोगों को आपने पॉलिटिकली ज़िबा कर दिया, तो बाद में तो फिर पार्टी तो कार्डर खत्म हो गया। अब तो इमरान खान है और लोग हैं, और जो भी ये बात करता है कि पीटीआई के लोगों को बुला लें और इमरान खान को ना बुलाए, वो अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहा है। उसका मतलब यह है कि उसको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इमरान खान की हैसियत और अहमियत क्या है। और उनकी पार्टी में भी देखें, कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जिसकी लफ्ज की कोई वैल्यू है। आप मुझे खुद बताइए, गौहर हो गए, सलमान राजा हो गया, शिबली फराज हो गया, और एक दो लोग हो गए सवाए अली अमीन गंडापुर के, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी बात की अहमियत है। बाकी लोगों की तो बात की एक सतरी अहमियत ही नहीं। तो आप वो कंसेंसस कैसे क्रिएट करा सकते हैं? अब जो मीटिंग्स है, एंड ऑब्वियसली इतनी ज्यादा, क्योंकि मीटिंग्स भी बंद थी, कोई ज्यादा बातचीत भी नहीं हो रही। अलीमा खान साहब ने भी ये कहा कि हम मीटिंग्स हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेशक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। पीटीआई ये सोच रही है कि हमें मुलाकातें तो शुरू हों, फिर ये बाद में अगर बात नहीं करते तो ना सही। आप इस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पीटीआई को तो कुछ पता ही नहीं है कि वो चाहते क्या है। आज भी मैं देख रहा हूँ अलीमा बीबी का इंटरव्यू के जज साहब जो है वो मिल गए हैं, ये है वो है, तो बाकी जज किधर है? आपको ये रियलाइजेशन ही नहीं हो पा रही कि देखिए जुडिशरी एज इंस्टीट्यूशन बैठ गई है, आपके वकील आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आपके वकीलों में कोई सलाहियत नहीं है कि वो इमरान खान को रिहा करा सकें। आपने 60-70 करोड़ रुपया जाया कर दिया वकीलों के ऊपर, आपने अपना मीडिया सेल खत्म कर दिया, आपने अपनी जो आपका जलसा जुलूस है उसके लिए आपके पास फंडिंग नहीं है, आप एक खाना नहीं खिला सकते लोगों को, क्यों इतने आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि आपने वकीलों पर रिलाय कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि कोई अक्लमंद आदमी होगा वो अपनी, जब मुझे आपको सबको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशरी की क्या पोजीशन है, आपने अपनी पॉलिटिक्स से बाहर आना है, कोई अपने वकीलों या जजों के सर पे तो नहीं बाहर आना। तो मैं तो हैरान हूँ पीटीआई जिस तरह से चल रही है। और मेरी जो भी जब भी खान साहब से मेरी जो आखिरी भी मुलाकात हुई है, मैंने उन्हें कहा है कि हम एक बुजदार को रो रहे थे, आपने 8-10 बुजदार हम पे नाफिज कर दिए। इस लेकिन इसमें बड़ा अहम सवाल ये है कि क्या खान साहब बुजदार साहब को रो रहे हैं? वो तो अभी तक बुजदार साहब के सपोर्ट में ही है। तो रो रहे हैं ना। हाँ नहीं सही कह रही है, हम तो रो रहे हैं ना। और मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त की जो एक बुजदारों की फौज जफर मौज खान साहब ने लगाई है, उसका भी बहुत नुकसान है। इमरान खान को 300 दिन हो गए हैं जेल के अंदर, 600 दिन हो गए हैं जेल के अंदर, और इन लोगों के साथ सवाए इसके कि ये सिलसिला बढ़ता जाए। और देखें ना, जब ये कहते हैं आप, ये देखें कि इमरान खान की बात हम बाहर नहीं करेंगे, तो आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं, राजा साहब कह रहे हैं कि जो मैं बात कर रहा हूं ना, वो पीटीआई की बात है। ऐसा है नहीं। इमरान खान के बगैर पीटीआई की क्या हैसियत होगी? तो आप तो पीटीआई की जड़ों को काट रहे हैं, आप पीटीआई की पॉलिटिक्स को तबाह कर रहे हैं, ये कह के कि इमरान खान की बात जो है वो बाहर कोई नहीं करेगा। अब तो एक ब्रेक का, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान कमीशन की तैनाती में ताखीर हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। कौमी असेंबली और सेनेट में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने इसको दायर किया है। आई मीन आपका है लीगल बैकग्राउंड, क्या लगता है आपको इसका क्या असर होगा? देखिए प्रिया, मैं आपको अभी 1 मिनट पहले मैंने आपको ये अर्ज किया कि अभी तक अगर जो लोग जुडिशरी से उम्मीदें लगा के बैठे हैं, उनकी अकल के ऊपर मातम ही किया जा सकता है। अब और क्या बंदा उसके ऊपर कर सकता?
बजाय इसके कि आप 1 साल हो गया है आप अपना अलायंस नहीं बना सके। मौलाना फजलुर रहमान आपके साथ नहीं खड़े, जमात इस्लामी आपके साथ नहीं खड़ी, जीडीए आपके साथ नहीं खड़ी, अकेले आप अपोजिशन में 4 लोग जो हैं वो हर जगह के ऊपर बुलाते हैं, ये 4 वकील अपनी हाजिरी लगाने वहां चले जाते हैं। आपने पीटीआई को बहैसियत पार्टी शदीद नुकसान पहुंचाया इन लोगों ने। अब इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रहा है कि आप जुडिशरी चले जाएंगे, वो नोटिस करके बैठ जाएंगे, अल्लाह खैर सल्ला। भाई आप जुडिशरी को छोड़ें, आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जाएं, आप जो बाकी सियासी जमातें हैं, इवन आई वुड से बिलावल भुट्टो के पास जाएं और उनसे कहें जी कि देखें ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी, आप लोग लेके आए थे, उसमें ये अंडरस्टैंडिंग थी कि ये नहीं जब तक होगा तो अब इसको मिसयूज किया जा रहा है। आज अगर पीपल्स पार्टी और जेयूआई इस मुद्दे के ऊपर पीटीआई के साथ मिल जाए, आपको अदालत की जरूरत ही नहीं। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये लोग जो सारे इस वक्त ये लोग हैं, इनका एक ही बात है कि जी पैसे ले लो, वकील कर लो और अदालत चले जाओ, अल्लाह खैर सल्ला। इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना चाहती है गवर्नमेंट, या ये ऐसे ही लोगों ने बातें उड़ाई हुई हैं? देखिए पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं आ रही, अगर फायज ईसा साहब आते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी डिविसिवनेस है वो बढ़ेगी, तकसीम बढ़ेगी, हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो उसमें इजाफा होगा, इमरान खान के राइट्स जो हैं वो भी ज्यादा लंबे अरसे के लिए जो है वो स्क्वीज होंगे और आम आदमी और ज्यादा एलिनेट होगा रियासत से। सो असूली तौर के ऊपर ये बात गलत होगी मेरी नजर में। अब भी ना सिर्फ ये कि पहली मरहले में अपोजिशन पार्टीज के आपस में बातचीत होनी चाहिए, सेकंड मरहले में हुकूमत की और अपोजिशन की आपस में बातचीत होनी चाहिए और कुछ फंडामेंटल्स जो हैं वो तय होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो मैं देख रहा हूँ, सबसे पहले पीटीआई अपना ये कंफ्यूजन दूर करे कि जज जो हैं उन्हें इमरान खान को बाहर ले आएंगे और जो पाकिस्तान की जो सारी इस वक्त अदालतों के अंदर जो पीटीआई की रिलायंस है उसको वो खत्म करें और सियासत की तरफ वापस आए। और इमरान खान को सोचना पड़ेगा इस लीडरशिप के साथ वो कहीं नहीं जा रहे, तो इन्होंने इनको तबाह बर्बाद कर दी है पीटीआई की पॉलिटिक्स। और ये जब तक ये जो 3-4 लोग जो है इनको वो हटाते नहीं है ओहदों से और इसको रिप्लेस नहीं करते बेहतर लोगों से, और बेशक अपने अंदर करें। आरफ अलवी बैठे हुए हैं, असद कैसर बैठे हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी। मुझे आप बताइए इस वक्त ये 5 लोग, एजाज चौधरी साहब हैं, महमूद रशीद हैं, यास्मीन राशिद हैं, उमर चिम्मा है, शाह महमूद है, इन्होंने अपनी जिंदगियां तबाह कर ली हैं पीटीआई के पीछे। 2 साल हो गए हैं वो सारे जेल में। उनकी क्या हैसियत है डिसीजन मेकिंग में पीटीआई की? कभी आपने सुना है कि किसी ने उनको पूछा हो कि आप बताइए आपका क्या इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, क्या राय है, क्या नहीं है? इस तरह तो पार्टी, और फिर लोगों को बेइज्जत करना जो भी है ये अपना आप देखें, इन्होंने जुल्फी बुखारी को, शहबाज गिल को, वो सजाद बरकी वगैरह को, जो इंटरनेशनल मीडिया में लोगों में लगे हुए थे, कोशिश कर रहे थे दिन रात, बेइज्जत करके जो है उनकी कमेटी खत्म की। और पीटीआई ऑफिशियल मीडिया जो है उसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं कि जी इनको हमने खत्म कर दिया। अपने लोगों को आप रोज बेइज्जत करते हैं। जो उन्होंने फैसल के साथ किया, एक बंदा दिन रात सुबह से लेकर रात तक लगा हुआ है, 1 मिनट में आपने उसको बेइज्जत कर दिया, परे कर दिया। कौन आपके साथ खड़ा होगा इस तरह? जो लोग जेलों में जाते हैं, कभी पार्टी उनके साथ कभी किसी ने पूछा ही नहीं, सिवाय ट्वीट कर दिया फलाना भी चला गया, फलाना भी चला गया। किधर थे आप लोग जब लोग जेलों में थे? अब भी किधर है आप लोग जब जो लोग जेलों में हैं? ये तो अजीबोगरीब माहौल बना हुआ। सो आप मिलते होंगे लोगों से, वर्कर्स से, क्या कहते हैं लोग आपसे? पीटीआई का वर्कर बड़ा डिसग्रंटल्ड है। मैं तो जो 9 मई के केसेस में देखता हूँ लोगों को जो आते हैं, मिलते हैं, देखते हैं, उनको मैं समझता हूँ बड़े मायूस, और उनको ये लगता है कि पार्टी मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी नहीं हुई। और पीटीआई में ये रवायत ही अब बन गई है कि जब भी कोई मुश्किल में हो पार्टी पीछे से दौड़ लगा देते हैं। लोग ये लीडर जो बनाए हैं ये पीछे से दौड़ लगा देते हैं कि खड़े नहीं होते, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगियों जो है अजीरन हो गई हैं और ये लोग उनके साथ खड़े नहीं। ओके, समथिंग अबाउट द सिविल अवार्ड्स। आपकी भी सुना रिकमेंडेशन पे कोई अवार्ड मिला था उस जमाने में जिसपे तनकीद होती रही, पीटीआई के ऊपर भी होती रही, अब फिर होती रही है। आपके ख्याल से जायज है ये तनकीद? देखिए बात यह है, पहली बात तो यह है कि हमने माविश शजात को जो ये अवार्ड जो कह रहे हैं, माविश शजात को अवार्ड मिला था, बाद में रेशम को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, बाद में
अंजुमन को हमने जो है एक बाबा नूरदीन भी थे जो कहा जा रहा था कि वो कप्तान चप्पल बनाते थे। बाबा नूरदीन जो है उनको भी अवार्ड मिला, लेकिन देखिए उनको उनकी कैटेगरीज में अवार्ड मिला। ये तो नहीं हो सकता कि एक्ट्रेस की कैटेगरी में आप साइंटिस्ट को अवार्ड तो नहीं ना देंगे, आप एक्ट्रेस को ही देंगे। जिस तरह से उनको जो अवार्ड मिला बाबा नूरुद्दीन को इसलिए मिला कि जो कप्तान चप्पल थी पूरी दुनिया में, आप देखें नाइकी ने, ये नाइकी नहीं, वन फेमस डिजाइनर नाइकी था या एक था, उन्होंने वो डिजाइन जो है उसके ऊपर जो है वो चप्पल बनाई। आपने अपने जो हुनरमंद है, अपना जो आपका आप समझिए जो कलाकार है आपका लेकिन इसलिए अगर वो कप्तान चप्पल थी ना, अगर वो नवाज शरीफ के नाम से होती या किसी और के, तो फिर आप लोगों की गवर्नमेंट में ना मिलता है अवार्ड, सीधी सी बात है। इस गवर्नमेंट में वो अपने जो लगता है कि थोड़ा सा हमारे सपोर्ट पे हैं उधर मिल जाते हैं, ये बात तो फिर सच है। बात ये है कि ये बात आपकी सही है कि नापसंदीदा लोगों को तो अवार्ड नहीं देंगे और पसंदीदा लोगों को ही अवार्ड देंगे, लेकिन देखिए पसंदीदा में भी कोई मेरिट होता है। थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। डू गिव मी योर फीडबैक। अपने घरवालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।